हरे कृष्णा। देखिए आज हम लोग ना एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 10 न्यू सिलेबस में है। बेसिकली ये फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये है क्या, मैं आपको समझाता हूं। जितनी भी कंपनीज हैं वो सब अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती हैं, आप जानते हैं, अपने पीएनएल, अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह देती है। स्टेक होल्डर उसको स्टडी करता है और उसके हिसाब से फोरकास्ट करता है कि आगे क्या होने वाला है। लेट्स से अगर आगे मार्केट अच्छा रहा तो ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा नहीं परफॉर्म करेगी, उसके बारे में चैप्टर है। और फोरकास्टिंग, बजटिंग, प्रोजेक्शन, परफॉर्मा, इनमें क्या डिफरेंस है वो ये चैप्टर बताता है। तो इजी चैप्टर है, टफ चैप्टर नहीं है। इवन जो प्रैक्टिकल भी आप देखेंगे बड़े इजी इजी हैं और इससे आप मान के चलिए न्यू सिलेबस में आने की संभावना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। देखते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। देखिए हम लोग जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, बैलेंस शीट वगैरह। लेकिन कंपनीज एक्ट ये भी डिफाइन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी। क्या क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंक्लूड करता है बैलेंस शीट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। अच्छा, बैलेंस शीट पूरे साल की बनती है कि एज एट बनती है, फॉर द ईयर बनती है कि एज एट द एंड ऑफ द, एज एट। तो बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पीएनएल हो गया। और अगर छोटे में आपने एनपीओ के लिए बनाया हो, एनपीओ कभी किया है अकाउंट्स में, स्कूल में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए पीएनएल नहीं बनता है। उनके लिए क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। छोटे में था, स्कूल में चैप्टर था, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते थे, इनकम एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है पीएनएल या फिर इन केस ऑफ कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, उसके लिए क्या बनेगा सर, पीएनएल तो बनेगा नहीं, फिर उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो या तो पीएनएल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। और सर क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। और क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, और कोई भी उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी नोट। यानी क्या क्या चीजें हैं, इसको यहाँ पे अगर पढ़े तो यहाँ पे आपको ज्यादा शायद समझ में आए, सेम चीज रिपीट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक हो गई आपकी बैलेंस शीट, दूसरा हो गया आपका पीएनएल, और अगर एनपीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा हो गया कैश फ्लो, चौथा हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब देखो बैलेंस शीट का मतलब आप जानते हो, पीएनएल का मतलब आप जानते हो, कैश फ्लो आप जानते हो, इवन आपने उस पे पूरा एक चैप्टर भी किया है। ये क्या है सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये होता है बेसिकली कि हमारे ईयर के स्टार्टिंग में कितनी शेयर कैपिटल थी, इस साल हमने और शेयर इशू करे क्या, तो जो भी चेंजेस हुए इस साल इक्विटी शेयर कैपिटल में, उसका एक स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस और इन इक्विटी। और इसके अलावा अगर इन चारों के बारे में कोई और आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, तो आप इनके साथ एक्सप्लेनेटरी नोट इंसर्ट करोगे, एनेक्स करोगे। तो ये एक्सप्लेनेटरी नोट किसके हैं सर, ये पांचवा जो है इन्हीं के लिए है। तो इन्हीं से रिलेटेड, यानी क्या क्या चीजें हुई, जब भी आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछे न्यू सिलेबस में लिखने को यही आ सकता है, डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोग अपनी कहानी नहीं लिखेंगे, हमें यही लिखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द ईयर, पीएनएल फॉर द ईयर, कैश फ्लो फॉर द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स टू। अब ऊपर आते हैं, यहां पे देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है वो पता चलता है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से काम नहीं होता, उसके बाद उसको स्टडी करना, कंपनी खुद भी स्टडी करती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मैनेजमेंट खुद भी स्टडी करता है। कह रहे हैं हाउएवर एवरी एक्शन और इनएक्शन, दोनों ही, जो किया या जो नहीं किया ऑफ एंटिटीज या कॉर्पोरेट, वो आपके पता चल जाते हैं। किससे पता चल जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यानी कंपनी किस तरफ भाग रही है वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है, कुछ करने से या कुछ नहीं करने से। फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी पता चल जाएगा आपके रिजल्ट से, और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भी पता चल जाएगा आपके रिजल्ट से। देखो होता क्या आज की तारीख में, ये जितने भी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखे या कंपनीज एक्ट 2013 है, ये सब लगा हुआ है कि फेयर रिपोर्टिंग, सही रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ना वो पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है जो है नहीं।
जैसे आजकल आपने सुना होगा कि दिखावे का जमाना है, इंसान भी दिखावा करता है, दिखावे में अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेगा, है ना, बाहरी दिखावा, अंदर हो सकता है कुछ ना हो, बाहर आईफोन रखे, घर में हो सकता है रोटी ना हो। सेम है कंपनी। अब कंपनी को अपनी पिक्चर स्टेक होल्डर के सामने अच्छी दिखानी है, बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि अगर अच्छी पोजीशन नहीं गई तो लोग मैनेजमेंट पे सवाल उठाएंगे कि मैनेजमेंट ने किया क्या। तो मैनेजमेंट के दिमाग में एक प्रेशर है, मैनेजमेंट क्या करता है, एक अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इसलिए सही रिपोर्टिंग करना जरूरी है, इसलिए लॉज इतने कठिन बनाए गए, एएस बनाए गए। पढ़ के देखिए क्या लिखा है, कह रहा है इन रियलिटी देयर हैज बीन इमेंस प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू कंसिस्टेंटली रिपोर्ट क्या, promising and favorable results of entity which does not reflect economic reality। कह रहा है मैनेजमेंट के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि कंसिस्टेंटली क्या रिपोर्टिंग करे, प्रॉमिसिंग एंड फेवरेबल रिजल्ट, आपको अच्छी अच्छी पोजीशन दिखाए, जबकि हो सकता है वो इकोनॉमिक रियलिटी ना हो, तो आपको अच्छी अच्छी पोजीशन दिखा रहा है कि आप टिके रहे कंपनी में और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें। एंटिटीज हैव टू रिपोर्ट फ्लैटरिंग रिजल्ट्स, आप फ्लैटरिंग रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रहे हो, समझ रहे हो ना, जो है नहीं, आप फ्लैटरिंग रिजल्ट, लोग फ्लैट हो जाएं ड्यू टू मैनेजमेंट प्रेशर एंड फर्दर सजेस्टेड कि रोजी पिक्चर दिखा रहे हो, रोजी पिक्चर वही गुलाबी पिक्चर आप दिखा रहे हो, मोस्टली कीप शेयर होल्डर सेटिस्फाइड, आपका एम क्या है कि शेयर होल्डर खुश हो जाए, विथ स्मूथ इनकम फ्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ, जबकि हो सकता है एक्चुअल में वो ना हो। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फोरकास्टिंग करी जाती है, इसीलिए चेक किया जाता है कि कंपनी किस तरफ जा रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी कंसीडर्ड एज ए हॉरोस्कोप इफ वन नोज। देखो, जैसे हम लोग अपना किसी से पंडित से हाथ दिखवाते हैं, अगर कोई उसमें भरोसा करता है तो फिर वो पंडित बताता है भविष्य, खुद तो हम लोग अपना हाथ नहीं देख पाएंगे जिसको जानकारी नहीं है। सेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बना दी और एक सज्जन के सामने रखी, उसको कुछ आता ही नहीं है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या देखेगा, और अगर आता भी है केवल किताबी कीड़ा है तो वो ये देख लेगा कि साहब एसेट इतने के, लायबिलिटी इतने के। एक दूसरा जो एनालिस्ट होगा वो उसके अंदर खोद के देखेगा, अच्छा इनके एसेट क्या हो रहे हैं, धीमे धीमे करके रॉ मटेरियल का स्टॉक बढ़ रहा है, पिछले साल के मुकाबले सेल कम हो रही है, स्टॉक ज्यादा बढ़ा रहे हैं, है ना, कैश की पोजीशन उतनी है नहीं, आउटस्टैंडिंग खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, कंपनी खराब तरफ जा रही है। एक एनालिस्ट ये देखेगा कंपनी जहां परफॉर्म कर रही, जिस सेक्टर में, वो सेक्टर का आगे क्या होने वाला है। सेम चीज को अगर हम 10 लोगों के सामने रखें तो 10 अलग अलग ओपिनियन आएंगी। तो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप हॉरोस्कोप कह सकते हैं, लेकिन कब, इफ वन नोज हाउ टू रीड एंड एनालाइज इट, प्रोबेबली बाय एड्रेसिंग वेरियस अर्ली वार्निंग सिग्नल अवेलेबल इन स्टेटमेंट वुड हैव हेल्प्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यानी जो भी अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल रहे हैं उसको पकड़ के काम करता है। सेम तरीके से हम लोग अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट, हम लोग डॉक्टर तो है नहीं, हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो पैरामीटर से हम लोग देखते हैं कि रेंज लिखी होती है, इस रेंज के विदिन है कि नहीं। डॉक्टर के सामने ले जाओ तो हो सकता है डॉक्टर उसमें से कुछ और देख रहा होता है कि नहीं यार, ये तो हम लोग छोटी छोटी चीज भी निकालते हैं, ये जरा सा ऊपर है, ये जरा सा नीचे, डॉक्टर कहता नहीं है ठीक है, ये गड़बड़ है, हमने ये तो रेंज में है साहब, कह रहा नहीं ये आपकी एज के हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए। तो सेम चीज को जब दूसरा स्टडी कर रहा है, पढ़ा लिखा स्टडी कर रहा है, तो कुछ और निकाल रहा है। सेम है सीए, सीए जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी की देखता है तो उसकी सोच अलग होती है। जब वो आईटीआर भरता है तो बहुत दूर तक की सोच के भरता है कि ये चीज हम यहाँ दिखा रहे हैं, कल को इस पे नोटिस आने की संभावना है, तो वो पहले ही समझ के चलता है नहीं यार इतना रहने दो, टैक्स भर दो, तुम ये डिडक्शन ना क्लेम करो। हर चीज का पढ़ने का तरीका और देखने का तरीका और समझने का तरीका अलग अलग है। अब बात करते हैं साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं कि आखिर फोरकास्ट में, बजट में, प्रोजेक्शन में एंड प्रोफॉर्मा में क्या अंतर है। लोग आमतौर पे फोरकास्ट, प्रोजेक्शन इन सबको एक समझ बैठते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। फोरकास्ट क्या होता है, सबसे पहला, अ प्रोबेबल इवेंट वेयर इन द बिजनेस इज लाइकली हेडेड, दैट इज, इससे पढ़िएगा, इससे आपको समझ में आएगा। फोरकास्ट क्या है, फोरकास्ट है एस्टीमेट ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या होने वाला है, इसका फोरकास्ट, इसको कहते हैं फोरकास्ट। क्या होने वाला है वो है फोरकास्ट, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम क्या होने वाला है, वो है फोरकास्ट। जबकि पता है आपको बजट क्या होता है, बजट होता है जो हम तय करते हैं कि साहब हम इतना माल बेचेंगे, हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, हम एडवर्टीजमेंट में इतना खर्चा करेंगे, ये है बजटिंग। बजट हो सकता है फोरकास्ट के हिसाब से हो और हो सकता है फोरकास्ट के हिसाब से ना भी हो। तो फोरकास्ट है जो होने वाला है, बेसिकली हमारे हाथ में नहीं होता जल्दी,
फोरकास्ट जो भी है, जो होने वाला है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या चीज चेंज कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? बजट है, हम उस पर मेहनत कर सकते हैं। तो फोरकास्ट वो प्रोबेबल इवेंट है जहां बिजनेस जो है वो लाइकली हेडेड है, जो होने वाला एस्टिमेट ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन। बजट क्या है? फ्यूचर फाइनेंशियल टारगेट या गोल्स को सेट करना विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू फोरकास्ट, जो फोरकास्ट के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर प्रोजेक्शन क्या होता है? क्योंकि लोग फोरकास्ट और प्रोजेक्शन को एक ही मान बैठते हैं। देखो प्रोजेक्शन क्या होता है मैं समझे। प्रोजेक्शन क्या होता है? हर बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग सिनेरियो एनालिसिस करती हैं। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब है वो ये करती हैं कि अगर मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 15% बढ़ गई अगले साल, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी? अगर मान लो 20% बढ़ गई तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी? 5% बढ़ गई तो कितनी होगी? अगर सेल हो गई तो क्या होगा? अगर कल को कोरोना हो गया तो क्या होगा? ये होता है सिनेरियो एनालिसिस। अगर एक और कॉम्पिटिटर आ गया तो हम कहां पे जाएंगे? इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। अलग अलग सिनेरियोज में अपने आप को ढालना। जैसे आपके लिए प्रोजेक्शन क्या हो सकता है कि एग्जाम में अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो क्या होगा हमारा? बहुत इजी हो गया तो क्या होगा? अलग अलग सिनेरियो, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ये होते हैं सिनेरियो एनालिसिस। तो प्रोजेक्शन क्या है? अ ब्लूप्रिंट ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस ऑप्शंस, कि ये हो सकता है, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, इन आंसर टू व्हाट वुड हैपन इफ, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जिसको हम लोग सिनेरियो एनालिसिस कहते हैं। दैट इज व्हाट इफ सिनेरियो, अगर ये सिनेरियो है तो क्या होगा। तो फोरकास्ट और प्रोजेक्शन में अंतर क्या है और बजट में अंतर क्या है? फोरकास्ट क्या है? जो आगे होने वाला एस्टिमेट ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन, कि हम जो देख पा रहे हैं, जो मार्केट जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आगे बढ़ने वाली है, ये है फोरकास्ट। बजट, हम उस पर काम कैसे करेंगे। सिनेरियो एनालिसिस, कल को गवर्नमेंट ने अगर पेट्रोल गाड़ियां बंद कर दी तो हमारी सेल बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? इलेक्ट्रिक गाड़ी लोग हमारी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? हमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा उससे? कल को हम जहां से चिप इंपोर्ट करते हैं, अगर चाइना से वो चिप नहीं मिली, हमारे और उनके संबंध खराब हो गए, वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, तो क्या होगा? ठीक है ना। प्रोफोर्मा क्या होता है? थोड़ा सा गलत छपा है यहां पे, पहले इसको सही कराता हूं। प्रोफोर्मा होता है, आप पास्ट को देख के, अपनी ही पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के फ्यूचर ट्रांजैक्शन में इफेक्ट ढूंढ रहे हैं। यानी गलत क्या छपा है मैं समझाता हूं। द इफेक्ट ऑन अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन ऑफ फास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पीछे जो बीता है, पिछले सालों में जो प्रॉफिट, जो एसेट की पोजीशन, उससे भविष्य में हमारा क्या इफेक्ट होने वाला है। देखिए, जैसे मान लो किसी की मार्केट में गुडविल है, तो गुडविल का इंपैक्ट कैसे पड़ता है? मतलब गुडविल बनी कैसे है? पास्ट से, और उसका इंपैक्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो लोग अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, भविष्य में लोग आ रहे हैं। अब लोग आते जा रहे हैं, लेकिन अब आपने अपनी सर्विसेज देना खराब कर दिया। अब आप लोगों से एटीट्यूड में बात करते हैं कि जाओ हम नहीं देंगे माल, तुमको भाग जाओ। तो अभी तो लोग आ रहे हैं, धीमे धीमे करते हुए क्या होगा, मार्केट में पता चलेगा कि इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है। ये पास्ट बन जाएगा और फ्यूचर में उसका इफेक्ट मिलेगा। तो चार चीजें हैं, हो सकता है लिखने को आज एक छोटा सा 3 4 5 नंबर में, कि फोरकास्ट, बजट, प्रोजेक्शन और परफॉर्मा में क्या अंतर है, इसलिए इसको अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की। हम क्यों फोरकास्ट कर रहे हैं भाई? जो होने वाला है वो तो होगा ही, सामने आएगा आज नहीं तो कल, एस्टिमेट ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन, ये तो होने ही वाला है। तो हम क्यों उसको फोरकास्ट करें? हम इसलिए फोरकास्ट करें कि भैया हमें एक तो बजट बनाने में मदद मिलेगी। जब हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम उसी के हिसाब से दिमाग में रख के तो बजट बनाएंगे। अगर हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है और हम बजट बना रहे हैं कि हम पेट्रोल की कार की सेल कैसे बढ़ाएं, हम डीजल की कार की सेल कैसे बढ़ाएं, तो भैया जमाना उस तरफ है ही नहीं। अब डीजल की कारें कम बिक रही हैं, एनसीआर वगैरह में 10 साल के बाद डिस्कार्ड करनी पड़ती है, तो लोग थोड़ा कम भाग रहे हैं उस तरफ। तो पहले आपको फोरकास्ट पता होगी, तब आप बजटिंग कर पाएंगे। दूसरा, आपके बिजनेस को एक्सेस मिलेगी कोहेसिव रिपोर्ट्स। कोहेसिव मींस डिटेल रिपोर्टिंग, जिससे फाइनेंस डिपार्टमेंट अलाउइंग फाइनेंस डिपार्टमेंट, ताकि वो एक्स्टेब्लिश कर पाए आपके बिजनेस के गोल्स। दोनों कौन से वाले? जो रियलिस्टिक गोल्स हो और जो फीजिबल हो। बनाने को तो टाइम टेबल आप जो है वो बजट है आपका, जो घर में पढ़ाई पढ़ाई का आप टाइम टेबल बनाते हैं, बनाने को तो वो 24 घंटे की पढ़ाई का बना सकते हैं, लेकिन वो रियलिस्टिक या फिजिबल नहीं है। ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द वे बिजनेस परफॉर्म इन द पास्ट एंड द वे इट विल कंपेयर इन द फ्यूचर। तो इसलिए फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एक क्रूशियल पार्ट है बिजनेस प्लानिंग का, बजटिंग का, ऑपरेशंस का। कैसे करते हैं उसके बाद देखो, एक और ये है बजटिंग, सॉरी फोरकास्टिंग और बजटिंग में डिफरेंस
क्या अंतर है? देखो फोरकास्टिंग क्या था, मेयर एस्टिमेट ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन, और बजट क्या है, हम कितना कितना क्या सेल का टारगेट बना रहे हैं। शोज दैट पॉलिसी एंड प्रोग्राम जो फॉलो होना है इन फ्यूचर पीरियड अंडर प्लान्ड कंडीशंस, हमने टारगेट सेट करे प्लान्ड कंडीशंस में कि इतना माल बेचना है भैया, सेल मैनेजर अपॉइंट करो जो माल को टारगेट करे। नेचर ऑफ इवेंट, ये प्रोबेबल है जो होने वाला है, और ये क्या है, प्रपोज्ड है जो हम चाहते हैं। टूल ऑफ कंट्रोल, फोरकास्ट क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। बारिश की प्रिडिक्शन है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। हम बजट ये कर सकते हैं कि हाँ बारिश की प्रिडिक्शन है तो छाता लेके चलो। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसको बजट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बेस क्या है? फोरकास्ट। देखो बजट बनाने के लिए फोरकास्ट जरूरी है कि फोरकास्ट के लिए बजट जरूरी है? बजट के लिए फोरकास्ट जरूरी, तो कह रहा है ये सबसे पहली स्टेप है, या आप बेस कह सकते हैं काहे का, बजटिंग का। और फोरकास्ट, बजट में क्या लिखा है, फोरकास्ट को ही हम बजट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हायरार्की क्या है, पहले फोरकास्ट की पहले बजट, ठीक है। इट एंड्स विद फोरकास्ट ऑफ लाइकली इवेंट, इट बिगिंस विद व्हेन फोरकास्टिंग एंड, यानी ये आपका लाइकली इवेंट से फोरकास्ट होता है, और जहां फोरकास्ट खत्म होता है, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं जहां से खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है, वो फोरकास्ट हो गया, और जहां से फोरकास्ट खत्म होता है वहां से बजटिंग शुरू होती है। ज्यादा बड़ा क्या है, फोरकास्ट, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसको आपके दिमाग में होगा तो उससे आप अपना चीजें आगे बना सकते हैं। इन नटशेल, फाइनेंशियल फोरकास्ट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या था, अलग अलग सिनेरियो एनालिसिस की, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। फोरकास्ट क्या है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? ठीक है। नटशेल, दोनों ही फाइनेंशियल फोरकास्ट और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग है, भविष्य को देखने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, और प्रिडिक्ट कर रहे हैं भविष्य में क्या आउटकम होने वाला है बेस्ड ऑन कुछ एजम्पशंस लेके। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या दोनों में डिमार्केशन है, क्या डिफरेंस है दोनों में। फाइनेंशियल फोरकास्ट रिवील करता है व्हाट इज लाइकली टू हैपन बेस्ड ऑन जो आपके एक्सपेक्टेड इवेंट्स थे एंड बिजनेस कंडीशन थी, दैट इज फाइनेंशियल फोरकास्ट आर व्हाट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू हैपन, जो हम एक्सपेक्ट करें कि ये होने वाला है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, व्हाट माइट हैपन इन एनी नंबर ऑफ हाइपोथेटिकल सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियोज, कि अगर मान लो ऐसा हो गया, इतनी सेल बढ़ गई तो रॉ मटेरियल क्या होगा, या प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई या लेबर नहीं मिला, क्या होगा। फॉर एग्जांपल, कीपिंग इन माइंड करंट मार्केट कंडीशन एंड सीजनल ट्रेंड, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन समझाया जा रहा है। कीपिंग इन माइंड करंट की जो मार्केट कंडीशन चल रही, सीजन का जो ट्रेंड है, आपके जो भी बिजनेस है, मैनेजमेंट ऑफ ए होलसेलर एक्सपेक्ट कर रहा है, मान लो कि हमारी सेल हो सकता है इंक्रीज हो जाए 7% ओवर नेक्स्ट क्वार्टर, अगले क्वार्टर में 7% बढ़ जाए। देयरफॉर 7% अगर इंक्रीज होगी सेल, तो फाइनेंशियल फोरकास्ट क्या होगा उस पीरियड का, वेयरएज कंपनी चाहती है कि उसका प्रॉफिट बढ़े 10% से। ये सब सिनेरियो एनालिसिस है। तो जितना भी हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो सके, होएगा तो क्या होगा, ये सब सिनेरियो है। क्या होने वाला है वो है फोरकास्ट। अब इसमें ये आपको याद होगा, ये सब हम लोगों ने रेशियो चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था बेस्ड ऑन रेवेन्यू, मूविंग एवरेज, है ना, कांस्टेंट ग्रोथ रेट, रिग्रेशन मेथड वगैरह, हम लोग ने एक बार रीड कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसमें करना क्या है। इसमें करना बहुत आसान है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़ा आसान है। ये कुछ जाना जाना लग रहा है क्या, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी और अदर फिक्स कॉस्ट भी, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी लेस टैक्स ईएटी। मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि एक बार मैंने करा दिया तो फिर आपको आसान लगने लगेगा। यू आर द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ डीपी लिमिटेड एंड असाइन टास्क ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज होना चाहिए बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइडेड। तो ठीक है, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं और आपको प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन मिली है अलग अलग सिनेरियोज के। पहले तो देखते हैं क्या डेटा है। सेल है 200 करोड़ की, ये सब ऊपर लिखा हुआ है कि रुपीस जो है ये सब इन करोड़ से, तो सेल है 200 करोड़ की। वेरिएबल कॉस्ट अभी जो है वो 60% सेल की, यानी 200 करोड़ ये है तो उसका 60% 120 है। फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अदर, यानी अदर मतलब डेप्रिसिएशन हटा के 20 करोड़ की है और डेप्रिसिएशन 25 करोड़ का है। टैक्स है 10 करोड़ का, कैश फ्लो बताया हुआ है और नेट कैश फ्लो। यानी अगर मैं इसका छोटा सा यहाँ पे एक बात करूं, बाकी तो नीचे भी सॉल्यूशन करेंगे ही। सेल है हमारी 200 करोड़ की,
लेस वेरिएबल कॉस्ट है 120 करोड़ की, तो कंट्रीब्यूशन होगा 80 करोड़ का। अच्छा, फिक्स कॉस्ट में दो हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं 20 प्लस 25, या मैं नीचे अदर्स करके लिख देता आपका 20 और डेप्रिसिएशन करके 25, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट है 45 की। इसका मतलब जो ईबीआईटी है वो है 35, 4 3 7 और इंटरेस्ट कहीं दिया नहीं है, तो यही ईबीआईटी बोल लीजिए, या इसी को आप ईबीटी भी बोल सकते हैं। मैं ईबीटी कर दूंगा चलेगा, या दोनों लिख देता हूं, एक काम करता हूं ईबीआईटी और ईबीटी कुछ भी। टैक्स दिया हुआ है इन्होंने 10 का, तो ईएटी हमारा जो है वो 25 का है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। कंपनी कर क्या रही, तो अभी करंट है, कंपनी चाहती क्या है। कंपनी इज फोरकास्टिंग that sales will increase by 37.5%। कंपनी फोरकास्ट कर रही है कि सेल हो सकता है 200 से 37.5% बढ़ जाए। 200 का 37.5% निकाल के जोड़ना, कैलकुलेटर है? अच्छा, जैसे भी निकालो, फिर नहीं है तो 75 और जोड़ दें अगर तो 275, 200 प्लस 75 275। यानी अभी इधर देखिए, तीन सिनेरियोज, पहले मैं सॉल्यूशन पे आपको समझाता हूं। इसमें करने क्या वाले हम लोग, हमें ना तीन सिनेरियोज हैं। एक तो जो भी चल रहा है हिस्टोरिकल डेटा, एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है और एक पेसिमिस्टिक। जिसमें करना क्या है, पर्टिकुलर्स में अगर आप देखें तो ये पता है सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी बोल लीजिए, या इसी को और ईबीटी, ये ऑब्लिक मतलब डिवाइड नहीं है, ऑब्लिक है और है, लेस टैक्स तो ईएटी। जिसमें ये डेटा दिया हुआ था अभी जो करंट है, सेल 200 की, वेरिएबल कॉस्ट 120 की, कंट्रीब्यूशन 80 का, फिक्स कॉस्ट में अदर 20, 25 का डेप्रिसिएशन, तो ये 35, ये 10 और ये 25। ये डेटा आपको हिस्टोरिकल डेटा दिया है। आगे का हमें जैसा ऐसा क्वेश्चन बताता जाएगा, हमें बस फिगर्स को पुट करना है और कुछ ज्यादा करना नहीं होगा। तो अभी जैसे सबसे पहले इसने बताया क्वेश्चन ने हमको कि हमारी कंपनी जो सोच रही है कि सेल बढ़ जाएगी कितने से, 37.5% से, तो 200 का 37.5% बढ़ाया 75 हुआ, 275 आ जाएगा। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, जो जो बोलते जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि 56% हो जाएगी सेल की। पहले सेल की जो थी वो 60% थी करंट, अब कह रहे हैं 56% हो जाएगी, तो सेल है 275, 275 का 56%, तो आप कह रहे हैं 154 ही आ जाएगा। ये हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। पहले क्या थी, 200 की सेल थी, 60% वेरिएबल थी, अब ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि आपकी वेरिएबल भी कम हो जाएगी। बात समझ में? जैसा ऐसा क्वेश्चन बोलेगा उतना ही करना और कुछ करना ही नहीं। कंपनीज इन एंटिसिपेशन ऑफ हैविंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 15 करोड़, कंपनी को लग रहा है कि मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो अदर फिक्स कॉस्ट जो है 15 करोड़ हो जाएगी। 15 करोड़ का मतलब है पहले जो आपकी फिक्स कॉस्ट थी अदर वाली 20, अब वो कितनी हो जाएगी, 15। जो जो डेटा दिया बस उतना लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ऑन दी अदर साइड दूसरा सिनेरियो सुनिए, और वर्स्ट सिचुएशन जिसको आप पेसिमिस्टिक सिनेरियो कह सकते हैं, कंपनी फोरकास्ट कर रही है कि सेल ऐसा ना हो, विल बी कर्व बाय 25%। कर्व बाय मतलब कम हो जाएगी 25% से। तो पहले जो सेल थी, हिस्टोरिकल डेटा में चेंज करना होगा, पहले जो सेल थी वो 200 करोड़ थी, अगर 25% कम हो जाएगी तो 200 का 25% होता है 50, 200 माइनस 50 यानी नई सेल हो जाएगी 150। कीपिंग इन माइंड मार्केट फोर्सेस, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 65%। ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में क्या हो रहा था, वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही थी, सेल बढ़ रही थी। पेसिमिस्टिक में क्या हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, सेल कम हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 65% सेल की, तो 150 का 65% हम लोग निकालेंगे तो 97.5 आ जाएगा। ठीक है, 97.5 की हमारी हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, ये डेटा मिल गया। कंपनी इज एंटिसिपेशन हैविंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 25 करोड़, ऐसे में फिक्स कॉस्ट कितना सोच रही है वो, 25 करोड़। ठीक है, इट इज फोरकास्टेड कि डेप्रिसिएशन रिमेन अनचेंज्ड इन एनी सिनेरियो, और टैक्स रेट है 28.57%। बस क्वेश्चन खत्म। अब करना क्या है, सेल पता चल गई थी, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई, सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट अदर वाली दी हुई थी, चेंज हो रही थी ना, पहले 20 थी, ऑप्टिमिस्टिक में 15 हुई, पेसिमिस्टिक में 25। डेप्रिसिएशन सेम लिया क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था अनचेंज्ड है। ईबीआईटी आ जाएगा, टैक्स कितने परसेंट बोल रहा है, 28.57%, तो ईबीटी जो आया तुम्हारा उसका 28.57% निकालना, तुम्हारा ये आ जाएगा, ईएटी आ जाएगा। इतनी बात समझ गए? अब इन्होंने उसके नीचे जो लाइन लिखी आप भी लिखाना एग्जाम में, मैं समझा देता हूं क्या। ये तो निकाल लोगे कि नहीं निकलेगा, बताओ, निकल आएगा ना। अब देखो, अगर आप
ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में जाते हैं तो अभी आपका EAT 25 है, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में कितना हो जाएगा 57.86%, 57.86 करोड़, यानी कितने परसेंट बढ़ेगा? परसेंटेज चेंज अगर कभी भी निकालना हो तो कैसे निकलता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर अपॉन ओल्ड फिगर इनटू 100, यानी अभी 57.86 होने की संभावना है ऑप्टिमिस्टिक में, पहले था 25 अपॉन 25 इनटू 100, 131% अप्रोक्सीमेटली इन्होंने लिखा है, यही आ रहा है। ऐसे ही अगर बात करते हैं पेसिमिस्टिक सिनेरियो की तो परसेंटेज चेंज क्या होने वाला है? पेसिमिस्टिक में 1.79 का EAT है, माइनस 25 ओल्ड वाला अपॉन 25 इंटू 100, तो गिरता हुआ दिख रहा कितना परसेंट? इन्होंने करीब 93 लिखा है, करीब 93% आ रहा है, 1-2% ऊपर नीचे पढ़ के देखते हैं। सो इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव फोरकास्टिंग दैट इन केस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो कंपनी में अर्न प्रॉफिट ऑफ 57.86 करोड़, ये लिखा था, इसी को यहां पे लिख दिया, दैट इज इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 131% अगेंस्ट द हिस्टोरिकल डेटा, while profitability will be lower projected in worst scenario, that is around 1.79 crore, that is decrease in profitability of about 93%. as यहां पे लिखना चाहिए था, as के आगे लिखना भूल गए, as against historical data, ठीक है, क्लियर? तो अगर कभी क्वेश्चन आया तो आपको करना ही क्या है, आपको सिंपल सी बात कह रहा था, ऊपर बोल रहा था, टास्क है आपको प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन का, तो जो जो सिनेरियो बता रहा आपने कर दिया और नीचे 1-2 लाइन लिख दी, बस ये खत्म, इजी है। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है फिर से एक टॉपिक, आपको आता है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है कैश फ्लो में, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका, कैश फ्लो बनाना है इसमें, ये देखो ना, बना लोगे ना कैश फ्लो की, बनवा दें, कर लोगे ना। अब आते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बैलेंस शीट वगैरह का फोरकास्ट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग को आता है, ये फॉर्मेट हम आपको पढ़ा चुके हैं, फॉर्मेट हम लोगों ने कौन से सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, कहां पढ़ा था, वो पढ़ लिया था, ये देखते हैं जरा, हाँ ये क्वेश्चन और करा के देखते हैं आपको कैसे होगा, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बताएगा, जो जो कहेगा बस वो कर देंगे। फॉलोइंग बैलेंस शीट है वाई लिमिटेड की 2022 की, ओके, एंड आपको फोरकास्ट करना है कैश फ्लो 2023 के लिए कि 2023 में कितना कैश होगा, ठीक है, मैं निकालता हूं। 2022 की बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, अनसेक्योर्ड लोन, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, कैश है, ट्रेड रिसीवेबल है, अनसेक्योर्ड लोन है, करंट लायबिलिटी है, अनसेक्योर्ड लोन 2 बार छप गया है, एक ऊपर भी देखो यहाँ छप गया है और फिर अगले पेज पे भी छप गया, एक हटा देना, ठीक है ना, तो एक लाइन, अच्छा ये भी, ये पूरी लाइन रिपीट हो गई है, ट्रेड रिसीवेबल भी 2 बार छप गया, तो एक लाइन हमने हटा दी, ठीक है ना, ओके, और करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन है, इन्वेंट्री है, और दोनों साइड का टोटल। प्रोजेक्टेड पीएनएल जो 2023 का है वो भी क्वेश्चन में दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल वगैरह जिसको आप बोलते हैं 400, सीओजीएस 300, डेप्रिसिएशन 20 का है, तो पीबीआईटी या जिसको आप ईबीआईटी भी बोल सकते हैं 80 का है, इंटरेस्ट इनका 20 है, तो ईबीटी है 60 का, टैक्स है 30 का, तो आप देख सकते हैं टैक्स है 50%, है ना, क्योंकि 60 ये है तो 30 ये है तो 50%, वो अपनी मर्जी से आप जान पाए, तो EAT ये है 30 कमाया, डिविडेंड 10 का बांट दिया और रिटेन कर ली 20 करोड़, या जितने भी फिगर्स थी, करोड़ में थी, किसमें थी, जिसमें भी फिगर्स थी करोड़ में ही थी, ठीक है। हमसे क्या चाहते हैं, क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी फोरकास्ट कर रही है कि वो रेस करेगी, सिक्योर्ड टर्म लोन 20 करोड़ से बढ़ जाएगा एंड रीपे कर देगी एक पहले का प्रीवियस टर्म लोन 5 करोड़ का, यानी जितना भी सिक्योर्ड टर्म लोन था पहले, जितना भी लोन था उसमें 20 करोड़ बढ़ाना है और 5 करोड़ कम करना है। तो आपको क्या करना है, सुनिएगा, आपको केवल नई बैलेंस, मेरी बात सुन लीजिए, आपको केवल नई बैलेंस शीट बनानी है 2023 की, 2022 की बैलेंस शीट को देख के जो जो चेंज बोलेगा नई बैलेंस शीट बनानी है। तो नई बैलेंस शीट में हम जब सिक्योर्ड लोन लिखेंगे तो पुरानी बैलेंस शीट में जितना भी दिया था उसमें 20 करोड़ बढ़ा देंगे, यानी मैं यही चेंज कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, 20 करोड़ बढ़ा देंगे और 5 करोड़ कम कर देंगे। क्यों 20 करोड़ बढ़ाया और 5 करोड़ कम किया, यही मेन क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना, क्या है, कंपनी फोरकास्ट कर रही कि वो और लेगी, रेस करेगी लोन 20 करोड़ का और पुराना रीपे कर देगी, तो यानी नई बैलेंस शीट में आप सिक्योर्ड लोन 80 का नहीं दिखाओगे, क्या करोगे, 80 प्लस 20 100 माइनस 5, यानी नई बैलेंस शीट में 95 आएगा। तो मैं यही चेंज कर रहा हूं, फिर बैलेंस शीट ही बस बनानी पड़ेगी और कुछ नहीं है।
अच्छा, इसके अलावा और क्या दे रहे हैं, जैसा सब बताते जाएं। और कंपनी क्या कह रही है, इंक्रीज हो जाएंगे अनसेक्योर्ड लोन 10 करोड़ से। अनसेक्योर्ड लोन 10 करोड़ से बढ़ जाएंगे। तो पहले हमारे अनसेक्योर्ड लोन 50 थे, तो 50 पहले थे, 10 करोड़ से बढ़ जाएंगे, यानी अब हो जाएंगे 60 के। ओके, और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इट इज फोरकास्टेड कि करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस रिमेन अनचेंज। हमारी करंट लाइबिलिटी कहां है, 90, ये 90 ही रहेगी अनचेंज। प्रोविजन 20, तो ये 20 करोड़ ही रहेगी। ठीक है। और वाइल कंपनी इज प्लानिंग टू बाई फिक्स्ड एसेट वर्थ ₹30 करोड़, कंपनी कह रही है कि हम एक फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे। कितने रुपए का फिक्स्ड एसेट, 30 करोड़ का। तो आप अगर पिछले साल की बैलेंस शीट देखते हैं, पिछले साल की बैलेंस शीट में आपको फिक्स्ड एसेट कितना लिखा है, 180 करोड़ का। 30 करोड़ का खरीदेंगे, बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा। लेकिन 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 2022 की बैलेंस शीट है, 2023 का जो पीएनएल है ये, इसमें इस साल डेप्रिसिएशन भी लगा है। डेप्रिसिएशन से फिक्स एसेट कम होता है, 20 से कम होगा। तो यानी 180 प्लस 30 माइनस 20 कितना हुआ, 190। नई बैलेंस शीट में फिक्स एसेट 190 पे आएगा। और क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, एंड रिसीवेबल बाई 10 करोड़ एंड 15 करोड़ रिस्पेक्टिवली। यानी स्टॉक कितना बढ़ेगा, 10 की 15, 10 करोड़ से स्टॉक बढ़ाना है और 15 करोड़ से रिसीवेबल यानी डेटर। तो इन्वेंट्री 10 करोड़, इन्वेंट्री है कितनी, इन्वेंट्री है ये 80 की है, तो 10 करोड़ से बढ़ जाएगी, यानी ये नई बैलेंस शीट में 90 पे आएगी। और रिसीवेबल सर बढ़ाने हैं 15 करोड़, रिसीवेबल हमारे ये रहे, पहले से 80 थे, 15 बढ़ जाएंगे सर तो आएंगे 95, है ना। ओके, ठीक है। इसके अलावा कंपनी इज इन द प्रोजेक्शन ऑफ पेइंग डिविडेंड ऑफ 10 करोड़। कंपनी सोच रही है कि इस बार हम डिविडेंड कितना देंगे, 10 करोड़ का। अच्छा, ये दिया अभी है, यहां लिखा है ना 10 करोड़, वैसे भी इसी साल का डेटा था। ठीक है, एज्यूम करिएगा अदर एसेट वुड रिमेन अनचेंज एक्सेप्ट कैश, यानी बाकी एसेट उतने ही रहे कैश को छोड़ के। तो चलिए मैं वापस ऊपर चल रहा हूं, वापस ऊपर चल रहा हूं। सबसे पहले मैं लाइबिलिटी की बात करता हूं। शेयर कैपिटल के बारे में इन्होंने मेरे को कोई जानकारी नहीं दी थी। तो पिछले साल की जो 100 करोड़ थी, इस साल हम कितनी माने, 100 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस 20 माने। इस बार कुछ और रिटेन अर्निंग भी है, अभी रिजर्व एंड सरप्लस में चर्चा करेंगे। 20 की और रिटेन अर्निंग है, पहले से 20 करोड़ ये पिछले साल की थी, इस साल 20 करोड़ की अगर रिटेन अर्निंग है तो नई कितनी होगी, 40 करोड़ होगी ना। आप ये समझ रहे हो ना बात को, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाता है ना उससे, 20 प्लस 20 40। ठीक है, सिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, करंट लाइबिलिटी और ये हो गया। अब इसका टोटल करते हैं जरा, लाइबिलिटी साइड का 100 की शेयर कैपिटल है, 40 का रिजर्व एंड सरप्लस है, 95 का सिक्योर्ड लोन, 60 का अनसिक्योर्ड लोन एंड करंट लाइबिलिटी 90। और एक चीज अच्छा और है, प्रोविजन 20। दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 405, यानी नई बैलेंस शीट का टोटल आएगा 405। ये 405 दोनों जगह पे ही आएगा, चाहे लाइबिलिटी हो चाहे एसेट हो। एसेट भी लिख रहे हैं 405, रीजन मीन जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना वो कैश होगा, कैश निकालना था वो ऐसे निकलेगा। चलिए एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड फिक्स एसेट हो गया 190 का, कैश हम निकालेंगे तो ये 20 नहीं मानेंगे, हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ट्रेड रिसीवेबल 95 ही लेने वाले हैं, इन्वेंट्री 80 और कोई इन्वेंट्री 90 लेने वाले हैं, और कोई एसेट था नहीं। तो जरा टोटल करते हैं, फिक्स एसेट है 190 का, ट्रेड रिसीवेबल 95 का, और आपकी इन्वेंट्री 90 की, तो आप कह रहे हैं 375। टोटल एसेट है 405, तो कैश कितना होगा, आप समझ रहे हैं बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कैसे, टोटल एसेट 405 और माइनस अभी जो आपने एसेट निकाले कैश को छोड़ के वो 375, तो कैश की बैलेंसिंग फिगर हो गई 30। बस ये करना था, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा था यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट कैश। तो अब आप नई बैलेंस शीट बना लोगे। एक काम करना, आप ये टी शेप वाली ना बनाना, बस इसी को वर्टिकल फॉर्मेट में बना लोगे ना। तो आपको सिनेरियो बताया था, मतलब वो तो ये रही। इन्होंने कैसे किया, स्टेटमेंट शोइंग, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी नोट हिस्टोरिकल और कितना चेंज होगा, चेंज करके यही टोटल फिगर लिखते चले गए। कर करके आप देखिए कैश आ गया 30 का, अपना भी इतना ही आया था ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। और किस
फॉर्मेट देखो ज्यादा कुछ करना है नहीं, तो फॉर्मेट इनका अपना लें ताकि एक भी नंबर ना कटे, है ना, ज्यादा इन क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, तो इसलिए फॉर्मेट एक थोड़ा सा इनका अपना लेंगे तो अपने नंबर कटने की संभावना बिल्कुल खत्म। ये जो सॉल्यूशन आपने देखिए, क्योंकि इनका देखिए कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई लॉ तो है नहीं कि हमें ऐसे सॉल्व करना है, जैसे टैक्स कर रहे होते तो भैया हमें ये हेड की इनकम ऐसे शो करनी, इसकी यहाँ दिखानी, इसकी वहां, कोई ऐसा तो है नहीं। तो ये प्रोजेक्शन है ना, किसी लॉ की रिक्वायरमेंट है, कंपनी एक्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर ऐसे में सॉल्यूशन जो मॉड्यूल दे रहा है वो प्रिफरेबल रहता है। तो मैं हमेशा उस पे चलता हूं जहां पे आपके नंबर कटने की संभावना कम हो जाए। तो जब हम सॉल्यूशन कुछ करना नहीं है, ज्यादा चेंजेस वही हैं जो आपने लिखे हैं ऊपर, चेंजेस वही हैं, तो अगर हम ये सॉल्यूशन एक दो बार अपने हाथ से कर लेंगे घर पे तो हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट हम यही मान लें, ज्यादा बेटर है। उसके अलावा और किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे सारे, एक आधे और दिखा दूं आपको। वाई लिमिटेड ने रिसेंटली रिपोर्टिंग करी है और रुपीस करोड़ में सेल है, आप बताइएगा आप कर पाएंगे कि नहीं, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ा दे रहा हूं। सेल है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, माइनस किया गया 700 में 500, तो ईबीआईटी 200 करोड़ का है, इंटरेस्ट 40 का है, 200 माइनस 40, 160 का ईबीटी है, टैक्स 40% है, 160 का 40%, 64 का टैक्स है, तो ईएटी हो गया 96 का, डिविडेंड 32 का हमने दे दिया इसमें से, और बचा हुआ रिटेन अर्निंग है। दिस ईयर कंपनी फोरकास्ट कर रही है कि 25% इंक्रीज हो जाएगी सेल, कर लोगे, सेल जितनी भी होगी उसका 25% बढ़ जाएगी। इट एक्सपेक्ट दैट इट्स ईयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी अराउंड 70% ऑफ सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल जितनी होगी उसकी कर लेंगे, आप बता दीजिएगा नहीं तो हम करा देते हैं, या आप बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दे रहा हूं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट टैक्स रेट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया, वो कांस्टेंट होगा। रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं, अमाउंट कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं। मतलब सर जैसे जो भी ईबीटी आपका नया निकलेगा ना उसका 40% टैक्स होगा, ये बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि टैक्स 64 ही रहेगा, समझ गए ना। पे आउट रेशियो की अगर बात करें तो पहले जैसे 96 कमाते थे और 32 बांट देते थे, तो आप कितना बांटते थे, कितने परसेंट, पे आउट रेशियो कैसे निकलता था, पे आउट रेशियो कैसे निकलेगा, आपने जो डिविडेंड बांटा, डिविडेंड अपॉन अर्निंग इंटू 100, डिविडेंड बांटा 32, अपॉन अर्निंग थी 96 इंटू 100, तो कितने परसेंट बांटा आपने, 32 अपॉन 96, 32 अपॉन 96 इंटू 100, 33.33%, 33.3333 यानी 1/3 आप कह सकते हैं, इतना कह लीजिए। तो जो नया ईएटी आएगा उसका 33.333% डिविडेंड बटेगा, बचा हुआ रिटेन अर्निंग है, ऐसा नहीं कि 32 ही डिविडेंड बटेगा। ठीक है ना। इट इज एक्सपेक्टेड कि टैक्स रेट, इंटरेस्ट एंड, अच्छा इंटरेस्ट 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 में तो हमको कुछ बताया नहीं, तो इंटरेस्ट का तो अमाउंट ही मान लीजिएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा 40, इंटरेस्ट तो लोन पे निकलता है ना, लोन पता ही नहीं है ना हमको, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट अमाउंट सेम रहेगा। तो यहाँ क्या क्या लिखा है, क्या क्या टैक्स रेट लिखा है इन्होंने, टैक्स रेट कांस्टेंट है, टैक्स रेट 40 ही मानिएगा, इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा है, अमाउंट लिखा है, तो 40 करोड़ का आपका इंटरेस्ट मानिएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो 33.33% कांस्टेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कि प्रोजेक्टेड नेट इनकम कितनी होगी, कितना ग्रोथ रेट होगा डिविडेंड में, तो आप बताइए निकाल पाएंगे, नया ईएटी निकल आएगा, नया डिविडेंड निकल आएगा, नया रिटेन अर्निंग निकल आएगा, और ग्रोथ इन डिविडेंड कैसे निकालोगे, वही परसेंटेज चेंज इन डिविडेंड पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिविडेंड कैसे निकालोगे, नई वाली जो डिविडेंड की फिगर आएगी माइनस ओल्ड वाली डिविडेंड की फिगर अपॉन ओल्ड वाली इंटू 100, ओल्ड पता है हमको 32, नई निकालना तो नई आएगी 44.5, तो 44.5 नई वाली माइनस ओल्ड 32 अपॉन ओल्ड इंटू 100, ये आएगा। ठीक है, और ये पे आउट रेशियो तो भी मैंने निकलवाई दिया। अब बताओ करवा दूं कि कर लोगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक और देख लो, एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर एक्स लिमिटेड ने रिपोर्टिंग करी, सेल ऑपरेटिंग कॉस्ट बताइए 2450, ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं है, ठीक है, तो ये ईबीडीटा आया, ईबीडीटा का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दैट मींस अभी इंटरेस्ट और टैक्स भी नहीं माइनस हुआ, इसके अलावा अभी डेप्रिसिएशन भी नहीं माइनस हुआ है। हाँ डेप्रिसिएशन बता दिया, डेप्रिसिएशन माइनस किया ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट माइनस किया आपने ईबीटी आ गया, टैक्स माइनस किया ईएटी आ गया। लुकिंग फॉरवर्ड कंपनी सोच रही है क्या करने के लिए, सेल 10% बढ़ा देना, करते जाओगे बताते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हटा के जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी आपकी ये 2450, ये कितनी होगी, सेल की 80%, तो जितनी सेल होगी उसकी 80%। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द सेम रेट एज सेल, जितने
परसेंट सेल बढ़ी है उतने ही परसेंट डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। तो कितने परसेंट सेल बढ़ी है? 10% सेल बढ़ी है, तो जितना डेप्रिसिएशन था 250 प्लस 10% यानी 25 होगा। 250 का 10% 25 बढ़ाएंगे 275 नया डेप्रिसिएशन आएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट उतनी ही रहेगी, आर एक्सपेक्टेड रिमेन अनचेंज, यानी कितनी 125। और क्या बोल रहे हैं? फिर से इंटरेस्ट कॉस्ट बोल, दो बार छप गया, एक बार हटा देना, ठीक है। टैक्स रेट 40% रहने वाला है और आपको फोरकास्ट करना है, बताओ हो जाएगा? सेम तरीके से क्वेश्चन है, सेल है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ईवीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, ईएटी, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। This year company is forecasting 20% increase in sale, expected that this year and operating cost will be around 60% of sale, expect कर रही है इंटरेस्ट रेट। ये तो सेम क्वेश्चन है जो इलस्ट्रेशन 4 था कि टैक्स रेट मतलब डिजिट चेंज होगी, टैक्स रेट, इंटरेस्ट, पे आउट रेशियो कांस्टेंट है, आपको प्रोजेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट करना है। कर लोगे? इसका सॉल्यूशन नहीं दिया, मैं करा दूं कि कर लोगे? कर लेंगे, चैप्टर खत्म हो गया। ये था इस चैप्टर में। लेकिन आप ये समझिए, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो आपकी किस्मत खुल गई। ओल्ड सिलेबस में ये नहीं है, न्यू सिलेबस में है केवल। तो न्यू सिलेबस में डाला है तो आने की संभावना और बढ़ जाती है। तो इसलिए 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सबसे इजी क्वेश्चन रहते हैं इसके, ठीक है। और एक बार पूरे चैप्टर की रीडिंग ले लीजिएगा, डिफरेंसेस याद कर लीजिएगा, फोरकास्टिंग में, बजट में, फोरकास्टिंग में, प्रोजेक्शन में। तो इन सब में ना आपको पूछ सकता है डिफरेंस, 5 नंबर में हो सकता है डिफरेंस ही आ जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बन जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू।